और हम ये जानने वाले हैं कि गलत कौन है, कि पैलेस्टीन गलत है या इजराइल गलत है। वो ये मानते हैं कि इजराइल सही है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पैलेस्टीन लोगों ने अटैक करवाया उनके लोगों पर। पूरा एरिया पैलेस्टीन था, इजराइल नाम की कोई कंट्री थी ही नहीं। मुसलमानों की काइंडनेस के कारण, इस्लाम की काइंडनेस के कारण इस्लाम ने इनको दया दिखाई और इनको बचाया। लेकिन इससे पहले चलिए देखते हैं कि इस्लाम एग्जिस्टेंस में कैसे आया। इस नॉलेज जो कहा गया कुरान, और ये कहा गया कि ये भगवान के द्वारा दी गई नॉलेज है। इस्लाम कहता है कि जो मेरा धर्म नहीं मानेगा, जो कुरान नहीं मानेगा, उसका कोई धर्म नहीं है, वो काफिर है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इजराइल और पैलेस्टीन के युद्ध के बारे में, और हम ये जानने वाले हैं कि गलत कौन है। पूरी दुनिया यही जानना चाहती है दरअसल कि पैलेस्टीन गलत है या इजराइल गलत है। फिलहाल जो दुनिया जिस डिसीजन पे आगे खड़ी है वो ये है कि सारे ही मुस्लिम देश और मुस्लिम्स लोग लगभग सारे वो ये मानते हैं कि पैलेस्टीन सही है और पैलेस्टीन पर अत्याचार हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नॉन मुस्लिम जो देश हैं और क्रिश्चियंस हैं या जो हिंदू हैं 99% लगभग वो ये मानते हैं कि इजराइल सही है। इजराइल पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पैलेस्टीन लोगों ने अटैक करवाया उनके लोगों पर, उनको अत्याचार किया। लेकिन इतिहास को जाने बिना और 100% जेन्युइन नॉलेज के बिना आप सही निर्णय कभी नहीं ले सकते। आप वैसे ही निर्णय लेंगे जैसा कि कुछ लोग आपको चाहते हैं कि आप वो निर्णय लें। ये वीडियो 100% फैक्ट्स पे बेस्ड वीडियो है जो कि काफ़ी स्टडी करने के बाद बनाई जा रही है। मैं बाय बर्थ एक हिंदू हूँ, प्राउड हिंदू हूँ, पर इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको तथ्य दिखाने वाला हूँ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको नॉलेज देने के लिए बनाई जा रही है जो 100% सही होगी। इसका और कोई पर्पस नहीं है, तो आप उसी तरीके से इस वीडियो को देखिएगा और उसके बाद आपको अपने आप पता लग जाएगा सही कौन है गलत कौन है, और आप अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से अपना डिसीजन लीजिएगा और फैसला कीजिएगा। फर्स्ट हम ये देख लेते हैं कि इजराइल वर्ल्ड में है कहाँ पे। ये जो पार्ट है आपका, ये दोनों साइड के ग्रीन छोड़ के बीच वाला पार्ट है, ये इजराइल है। और जो दोनों ग्रीन के पार्ट है लेफ्ट एंड राइट साइड पे, ये दोनों पार्ट जो है पैलेस्टीन के हैं, जहाँ पैलेस्टीन लोग रहते हैं। इजराइल मिडिल ईस्ट में आता है जो कि लगभग 3 तरफ से इस्लामिक कंट्रीज के द्वारा घिरा पड़ा है। एक तरफ इजिप्ट है, दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया है, ऊपर की तरफ जॉर्डन है, साथ में इराक है, उसके साथ सीरिया है, और एक लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पूरा का पूरा समुद्र पड़ जाता है। लेकिन यहीं पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि 1920 से पहले 1900 वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले जो पैलेस्टीन था, वो पूरा का पूरा एरिया जो अब आपको मैप पे दिख रहा है, मैप पैलेस्टीन का है। ये पूरा एरिया पैलेस्टीन था। इजराइल नाम की कोई कंट्री थी ही नहीं। यहाँ पे जो आपको व्हाइट से डॉट दिख रहे हैं, ये डॉट मात्र यहूदी रहते थे, वो भी मुसलमानों की काइंडनेस के कारण, इस्लाम की काइंडनेस के कारण इस्लाम ने इनको दया दिखाई और इनको बचाया दूसरे लोगों से, रूलर से, और उनको पनाह दी जेरूसलम में, और इस जगह पे जो ये पूरी जगह पैलेस्टाइन के नाम से पहले जानी जाती थी। लेकिन उसके बाद यहूदी देखते देखते बहुत पावर में आ गए, स्पेशली फाइनेंशियल और सोशल पॉलिटिकल पावर में आ गए। कुछ ब्रिटेन में थे और कुछ अमेरिका में थे, तो उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर और फाइनेंशियल पावर का यूज करके पूरे पैलेस्टीन का पार्टीशन ब्रिटेन के द्वारा करवा दिया, और जिसमें कि पैलेस्टीन को नामात्र जगह दी और अपने लिए बहुत बड़ा पार्ट रख लिया। जबकि इजरायली जो थे, जो यहूदी थे, जो ऊपर वाले पार्ट में थोड़े बहुत रहते थे नामात्र से, तो उनका उतना ही पार्ट मिलना चाहिए था अगर पार्टीशन होता भी। लेकिन उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर का यूज किया, इन्फ्लुएंस का यूज किया, पैसों का यूज किया, लोगों को प्रेशर में डाला और इतना पार्ट ले लिया। उसके बाद कई लड़ाइयाँ और लड़ी इजराइल ने, और वो सारी जीता, और उसने इससे भी ज्यादा पार आगे चल के कैप्चर कर लिया। लेकिन मैंने ये बात क्यों कही कि मुसलमानों की और इस्लाम की काइंडनेस थी कि उन्होंने यहूदियों को पनाह दी। दरअसल यहूदी धर्म काफी पुराना धर्म है। वर्ल्ड का सेकंड ओल्डेस्ट धर्म जो है यहूदी ही है। पहला ऑफ कोर्स हिंदू है। इस्लाम जो है यहूदी धर्म के बहुत बाद में आया। दरअसल इस्लाम का एग्जिस्टेंस तब बना जो प्रॉफिट मोहम्मद यहाँ पर आए, और वो कैसे बना उसको जानने से पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि ये जहाँ पर पैलेस्टीन आज के टाइम पे इजराइल है, इसका जो मुख्य कारण है कि यहाँ पे यहूदी और यहाँ पे मुस्लिम लोग लड़ क्यों रहे हैं, वो है जेरूसलम नाम की एक जगह, जिसे माना जाता है कि वो संसार का सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे डेंस डिस्प्यूटेड एरिया है। इसमें 3 धर्मों के बहुत ही इंपॉर्टेंट अलग अलग जगहें हैं, जिसमें एक जो यहूदी है, जो सबसे पहले यहूदी थे वहाँ पर, उसके बाद क्रिश्चियंस आए, और उसके बाद 620 के आसपास इस्लाम आए। तीनों के अलग अलग जगहें हैं जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कारण से इसका मेन जो जेरूसलम ही है, वो क्या है वो आगे चल के बात करेंगे। लेकिन इससे पहले चलिए देखते हैं कि इस्लाम एग्जिस्टेंस में कैसे आया, और कैसे इस्लाम की दया पे ही पैलेस्टीन में, उस जगह पे जहाँ इजराइल है, वहाँ यहूदियों को पनाह मिली, वरना यहूदी शायद दुनिया में रहते भी नहीं। फिलहाल की अगर मैं आपको कंडीशन बता दूं तो अभी भी इतनी कुछ खास कंडीशन यहूदियों की नहीं है। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का
2% यहूदी इस समय हैं पूरे वर्ल्ड में, बहुत नामात्र संख्या है। इसराइल में और पूरे वर्ल्ड में जो टोटल पॉपुलेशन यहूदियों की वो है मात्र 1,60,00,000। इसमें से 90 लाख के आसपास जो यहूदी हैं, 90-92 लाख के आसपास इस समय के इसराइल में रहते हैं। बाकी 70 लाख के आसपास अमेरिका में रहते हैं और बचे हुए ब्रिटेन, इंडिया अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं। अमेरिका हमेशा इसराइल का ही साथ देता है, पॉलिटिकल हो या वॉर में हो। क्यों? क्योंकि अमेरिका में 50% बिलियनियर्स जो है वो यहूदी ही है, और इससे भी कई बड़ा भाग ब्रिटेन में भी लगभग 20% के आसपास यहूदी ऐसे हैं जो बिलियनियर्स हैं। तो उनके पास बहुत बड़े लेवल के पॉलिटिकल और फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस उनके पास रहता है। तो इस कारण से अमेरिका पीछे पीछे भागा रहता है इसराइल के। तो अभी तक आपने ये जाना कि पूरी जगह फिलिस्तीन की थी, मुसलमानों की थी, जहाँ पे इसराइल ने अपनी पावर का मिसयूज किया और उससे उसे कब्जा कर लिया। उसके बाद उसको आगे करता चला गया, पावरफुल होता चला गया वो। और मुस्लिम्स की काइंडनेस पे ही यहूदी जेरूसलम में बसे रहे और वहाँ पे पनपे। कैसे वो देखते हैं। इस्लाम, जूइश, यहूदा जिसको बोलते हैं, और क्रिश्चियनिटी, ये एक ही फैमिली के 3 अलग अलग धर्म है। एक ही फैमिली के 3 अलग अलग लोगों ने इनको बनाया है, इसलिए कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन है। और इस्लाम ये मानता है कि यहूदी जो है वो बेसिकली इस्लाम का ही एक पार्ट है, इसलिए उन्होंने इस्लामिक रूलर्स ने उनको काइंडनेस दिखाई अपने टाइम पे। बात स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट मोहम्मद के जन्म के साथ, जब इस्लाम एग्जिस्टेंस में आना चालू हुआ। प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म 570 AD में हुआ। वो मक्का में पैदा हुए, वहां रहे, और उसके बाद थोड़े टाइम बाद उनको रेवलेशन होना चालू हुआ। 10-15 साल बाद रेवलेशन मतलब गॉड से कनेक्ट होना चालू हुआ उनका, और उनको ज्ञान मिलना चालू हुआ। ये हुआ कब? ये 21वें दिन में हुआ, रमजान में। इसलिए रमजान को बहुत पायस माना जाता है, बहुत ही पायस माना जाता है, और वहां होना वो चालू हुआ। ये डायरेक्ट गॉड से उनका कनेक्शन था, जो कि एक फरिश्ते के द्वारा था। उस फरिश्ते का नाम है जिब्राइल। कुछ लोग उसे गैब्रिएल बोलते हैं, बाकी कुछ जिब्राइल बोलते हैं। उसके द्वारा था, और ये जो नॉलेज उनको मिलना चालू हुआ था, ये नॉलेज उनको अपने जीवन के अंत तक मिलता रहा, आखिरी दिन तक मिलता रहा। वो जो 62 साल के थे तब उनका देहांत हुआ। इस नॉलेज को कहा गया कुरान, और ये कहा गया कि ये भगवान के द्वारा दी गई नॉलेज है, अल्लाह के द्वारा दी गई नॉलेज है, ऑलमाइटी द्वारा दी गई नॉलेज है। ये एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट मतलब इसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए कहते हैं कि कुरान जो है अनचेंजेबल है, उसमें चेंज नहीं हो सकते। ऐसा इस्लाम कहता है, मुस्लिम्स कहते हैं। उसके बाद 613 AD से प्रॉफिट मोहम्मद ने कुरान और इस्लाम का प्रचार करना चालू किया मक्का में रह के। लेकिन उनको ये भी पता था कि वहाँ पे और भी शासक रूलर्स थे तो ज्यादा पावरफुल थे, और उनके प्रेजेंस में वहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद सेफ नहीं थे, बिकॉज उनके कारण उनकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण उनकी एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन उठ रहा था। पॉलिटिकल था सब कुछ। थोड़े टाइम बाद ही जो प्रॉफिट मोहम्मद थे मक्का को छोड़ के मदीना की तरफ पहुंचे, लेकिन तब तक उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी थी। जब वो मदीना में गए तो मदीना में जाने के बाद वहाँ पे लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया और उनको पूरे दिल से फॉलो किया, कुरान को फॉलो किया, और वो सब समझ चुके थे कि ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये खुदा का बंदा है। इन दैट वे फिर वहाँ पे उन्होंने लगभग 10,000 डाई हार्ट फॉलोवर्स इकट्ठे कर लिए, जिनके साथ वो दोबारा 630 AD में मक्का में आए। जब 630 AD में वो मक्का में आए तो उस समय तक उनकी पॉपुलैरिटी चरम सीमा पे जा चुकी थी, और उनको आते ही सभी लोगों ने मक्का में किसी ने भी उनका प्रोटेस्ट नहीं किया, हाथों हाथ लिया, उनको फॉलो किया और कुरान को फॉलो किया। उसके बाद 632 AD में उनका देहांत हुआ। इस बीच में टोटल जो उनको रेवलेशन मिला, ज्ञान मिला गॉड से, उसको कुरान के नाम पे जाना जाता है, वो लिखा उन्होंने। लेकिन कुरान में कहीं पर भी जेरूसलम का जिक्र नहीं है। लेकिन जिक्र कहाँ है वो मैं बता देता हूँ, वो है हदीथ में। हदीथ बेसिकली एक स्क्रिप्ट है जो कि प्रॉफिट मोहम्मद, ऐसा कहा जाता है कि वो प्रॉफिट मोहम्मद के एक्सपीरियंस और लाइफ के ऊपर बेस्ड है। वो खुदा से मिला हुआ डायरेक्ट नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। हदीथ में द नाइट जर्नी बाय बुराक नाम का एक किस्सा दिया गया है। लगभग 1621 AD में जो फरिश्ता था जिब्राइल, उसने एक बुराक को जन्नत से बुलाया, हेवन से बुलाया। बुराक तिलिस्मी घोड़ा कहा जाता है जिसके 2 पंख हैं, और बुराक को जिब्राइल ने कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद एक यात्रा पे जाएंगे जो मक्का से फारदेस्ट मॉस्क है, सबसे दूर की मॉस्क है, वो वहां जाएंगे। वहां से उनको हेवन जाना है और जन्नत में जाना है, और वहां से डायरेक्ट वापस मक्का में आना है, वो भी एक ही दिन में। जिसमें कि फिर मक्का से प्रॉफिट मोहम्मद साहब चले और वो वहां पहुंचे। फारदेस्ट पोस्ट जो कहाँ थी, वो जेरूसलम में ही थी। जहां उन्होंने पूजा की, जहां उन्होंने प्रार्थना की, वो थी अल अस्का मॉस्क, जिसको अल अस्का मॉस्क अब कहा जाता है। और उसके बाद वहीं से कम भी 15 कदम की दूरी पे टॉम ऑफ द रॉक, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है वो ये है। ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर एक चट्टान है जो है भी, उस पे पैर रख के बुराक आसमान की तरफ उड़ा, हेवन की तरफ, जन्नत में जाने के लिए। और जब वो वहां से उड़ा तो वहां पर उसने बीच में 7 स्टेज, प्रॉफिट मोहम्मद ने 7 स्टेजेस भी देखी, और उन्होंने अल्लाह से बात की, गॉड से बात की, और प्रॉफिट इब्राहिम जो सबसे पायस
प्रोफेट माने जाते हैं तीनों ही धर्मों में, इस्लाम में, क्रिश्चियंस में और यहूदियों में। प्रॉफिट इसाक उनके बच्चों से बात की, जीसस क्राइस्ट से बात की, वापस आए और वहाँ से नीचे आने के बाद वो मक्का पहुँचे एक ही रात में। तो इस तरह से देखा जाए तो इस्लाम में जेरूसलम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अलास्का मोस्क मुस्लिम्स के लिए थर्ड सबसे पायस जगह है मक्का मदीना के बाद। इसके अलावा एक और फैक्टर जो ये बताता है कि जेरूसलम मुस्लिम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि स्टार्टिंग के दिनों में अपने जीवन के प्रॉफिट मोहम्मद जो नमाज प्रेयर किया करते थे वो हमेशा जेरूसलम की तरफ मुंह करके किया करते थे, और अंत के समय में बाकी सेकेंड हाफ में जो लाइफ था उनका उसमें प्रेयर किया करते थे, वो करते थे मक्का की तरफ देख के। तो आज के टाइम पे कोई भी मुस्लिम पूरे वर्ल्ड में कहीं से बिलोंग करता हो, अगर वो नमाज पढ़ता है तो वो मक्का की तरफ मुंह करके ही उसी डायरेक्शन में ही पढ़ता है। तो यहाँ तक ये बात तो क्लियर हो गई कि जेरूसलम इस्लाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यू रखता है। लेकिन इससे पहले कई हजार साल पहले यहाँ ऑलरेडी यहूदी थे, पर कुछ अलग अलग रूलर्स ने उनको मार कर वहां से भगा दिया, उनका बहुत शोषण किया। इस्लामिक रूलर आने से पहले ही इस्लामिक रूमर जो आए 632 तक प्रोफेट मोहम्मद का देहांत हुआ एडी में। उसके बाद 634 में इस्लामिक रूलर्स ने पूरा जेरूसलम जो आज के टाइम में पूरा इसराइल पैलेस्टीनियन है पूरे को कब्जा कर लिया। वहां पे उन्होंने उस पूरे को एरिया को बोला हरफ अल शरीफ, जिसको पूरी दुनिया टेम्पल माउंट बोलती है। एक पूरा पर्वत है, उसके ऊपर चबूतरा बनाया गया। चबूतरा किसने बनाया? वो यहूदियों ने बनवाया। इसको उन्होंने हरम अल शरीफ कहा। वहां पे उन्होंने प्रेयर पढ़ी और इसको इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया। लेकिन वहां पर जो उमर आए थे, जो सेकंड खलीफा थे, उन्होंने एक काइंडनेस दिखाई। उन्होंने यहूदियों को बुलाया, उन्होंने कहा कि आप आइए, आप यहाँ अपनी पूजा कीजिए, अपना धर्म फॉलो कीजिए, आप यहाँ पर रहिए, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। तब यहूदी वहां पर आए, वहां पूजा की और वहां बसना चालू किया। इससे पहले यहूदियों का 2 बार नरसंहार हो चुका था, जो अलग अलग लोगों ने किया था, अलग अलग शासकों ने किया था। 632 से 638 तक ये रहा वहां पर। उसके बाद क्रिश्चियनिटी अपनी पावर में आई और अपनी फुल स्ट्रीम में आई, और उन्होंने धर्म युद्ध करना चालू कर दिया, जिसे उन्होंने नाम दिया क्रूसेड्स, जो उन्होंने चालू किए 1188 एसी के आसपास। लगभग 100 साल तक उन्होंने युद्ध करे, जिसमें कि युद्ध करते करते वो जेरूसलम तक पहुंचे और जेरूसलम में इस्लामिक लोगों को उन्होंने हरा दिया और वहां पे क्रिश्चियनिटी को स्थापित किया। यहाँ जब क्रिश्चियंस आए तो उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे मार काट की, बहुत बड़े लेवल पे मुसलमानों को काटा मारा, बहुत बड़े लेवल पे यहूदियों को मारा, बहुत ही बड़े लेवल पे। वो ना तो यहूदियों को पसंद करते थे क्रिश्चियंस और ना ही मुसलमानों को। यहूदियों को पसंद नहीं करते थे, इसका रीजन था क्योंकि जीसस क्राइस्ट को मारने वाले यहूदी ही थे, तो वो एक वहाँ पे बिटरनेस वहाँ पर थी। पर इस्लाम काफी स्ट्रॉन्ग थे और नया रिलीजन आ रहा था बनके, तो वो उनको ये भी गवारा नहीं था। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिलीजन आज के टाइम पे क्रिश्चियंस है, क्रिश्चियनिटी है, क्योंकि नंबर ऑफ पॉपुलेशन उनकी सबसे ज्यादा है, और दूसरे नंबर पे इस्लाम है। इसके भी 2 कारण है, हालांकि ये बिल्कुल नए धर्म है। सबसे पहला हिंदुत्व है, उसके बाद जुडाइज्म है, जूइश में। ये दोनों क्यों नहीं बने जो इतने पुराने थे? क्योंकि इस्लाम कन्वर्ट की बात करता है। इस्लाम कहता है कि जो मेरा धर्म नहीं मानेगा, जो कुरान नहीं मानेगा, उसका कोई धर्म नहीं है, वो काफिर है। उसे इंग्लिश में पैगन बोलते हैं। और क्रिश्चियनिटी में भी कन्वर्जन बहुत जोरों से हुआ। आज भी आप अलग अलग वीडियोस देखते हो कैसे लोग हिंदुओं में भी, इंडिया में भी कैसे कन्वर्ट करने में लगे पड़े हैं। कोई कुछ पैसे दे रहा है, कोई कुछ पैसे दे रहा है, और पता नहीं क्या क्या। तो इस तरीके से ये लोग काफी ज्यादा बड़े हुए। तो वहाँ पे क्रूसेड चालू हुआ, उन्होंने बड़ी संख्या पे यहूदियों को भी मारा और मुसलमानों को भी मारा। ये थर्ड मैसाक्योर था, मतलब नरसंहार था यहूदियों का। अब तक में यहूदियों के साथ जितना बुरा हुआ है, इतना बुरा किसी दुनिया में किसी भी कौम के साथ आज तक नहीं हुआ। बहुत बुरा हुआ इनके साथ। चौथा नरसंहार हिटलर करेगा 1940 के आसपास, और वो इतना बड़ा होगा कि आप हैरान हो जाएंगे सोच के। हालांकि आपको कुछ पता भी होगा, पर जो एग्जैक्ट फिगर है वो बहुत ही बड़ा फिगर है। उसके बाद 100 साल के आसपास लगभग फिर से मुस्लिम रूलर्स वहाँ पर आए। उन्होंने क्रिश्चियनिटी को हरा दिया और वहाँ पे फिर से क्रिश्चियंस मुस्लिम्स साम्राज्य स्थापित किया, जो लगभग 1190 के आसपास की बात है, लगभग 100 साल तक। तब से लेके 1190 से लेके आप 1200 सन लगा लीजिए, 1200 से लेके आज तक 19वीं शताब्दी तक एक से एक रूलर्स वहाँ मुस्लिम आए। किसी ने भी यहूदियों को कभी परेशान नहीं किया, उनको कुछ नहीं कहा गया, कोई प्रताड़ना नहीं दी गई, उनको पूरे राइट्स दिए गए, पूरा हक दिया गया कि आप रहें यहाँ पे, बसे यहाँ पे और पूजा करें। लास्ट में ऑटोमन एम्पायर रहा मुस्लिम्स का, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश लोगों से हारा था, और ब्रिटिश ने फिर उसको कैप्चर कर लिया था पूरा जेरूसलम को। और ब्रिटिशर्स ने ही, जिसको पैलेस्टीन का नाम दिया गया, ब्रिटिशर ने ही पैलेस्टीन्स के टुकड़े किए, डिवीजन किया, जिसमें से एक बहुत बड़ा पार्ट इजराइल को दे दिया गया और 2 छोटे-छोटे पार्ट पैलेस्टीन लोगों को दे दिए गए। जबकि वहां पर उस समय यहूदियों की संख्या ना मात्र थी। ये जो देखिए आप मैप, इस मैप में डॉट देखिए आप,
ये डॉट डॉट जो है ये यहूदी थे, बाकी जो जितना ग्रीन है, ग्रीन पार्ट है यहाँ पे सारा का सारा, वो मुस्लिम थे, पैलेस्टीनियंस थे। तो इस हिसाब से तो ऊपर वाला पार्ट ही देना चाहिए था इनको, लेकिन उन्होंने नीचे वाला पार्ट भी दिया, बिकॉज उस समय फाइनेंशियली और पॉलिटिकली यहूदी जो थे अमेरिका के और ब्रिटेन के बहुत पावर में आ चुके थे। ब्रिटेन पे उन्होंने बहुत स्ट्रांगली फोर्स किया और ये सब करवाया। ठीक है, उसको आगे चल के और मटेरियल बताऊंगा कैसा रहा कैसा नहीं रहा। लेकिन उससे पहले ऑटोमन एम्पायर लास्ट रहा। ऑटोमन एम्पायर बहुत समझदार मुस्लिम रूलर्स थे, उन्होंने पूरी स्टेट को, जेरूसलम को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया, और उन्होंने ये कहा कि हम इस तरह से इसको बनाएंगे ताकि हर धर्म का व्यक्ति यहाँ पे आके रह सके, क्योंकि क्रिश्चियनिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस्लाम के लिए तो है ही और यहूदियों के लिए भी है। तो उन्होंने फर्स्ट ब्लॉक बनाया, उस फर्स्ट ब्लॉक में उन्होंने रखा मुस्लिम्स को, जो कि सबसे बड़ा पार्ट था, उसमें सबसे बड़ा पार्ट जेरूसलम का उन्होंने दिया। फिर जो सेकंड क्वार्टर बनाया उन्होंने, सेकंड क्वार्टर उन्होंने दिया यहूदियों को, जिसमें कि यहूदियों की वेस्टर्न वॉल आई। वेस्टर्न वॉल को बनाता है पवित्र वॉल, पवित्र दीवार, जहाँ पे यहूदी पूजा करते हैं, प्रेयर करते हैं। फिर उन्होंने थर्ड क्वार्टर बनाया, जहाँ पे वो क्रिश्चियंस को दिया गया, जहाँ पे उन्होंने रखा द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर, जहाँ पे जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था और दफनाया गया था। और फोर्थ क्वार्टर बनाया उन्होंने, अर्बेरियंस तरह से क्रिश्चियंस ही थे पर थोड़े से उनसे अलग थे, द जायन माउंटेन दिया। जायन माउंटेन बेसिकली वो जगह है जहाँ पे जीसस क्राइस्ट ने लास्ट टाइम खाना खाया था, जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था द सपर नाम से। इस तरह से 4 पार्ट्स में, ब्लॉक्स में उन्होंने पूरा जेरूसलम डिवाइड किया। यहाँ पर साफ साफ क्लियर था कि इस्लामिक रूलर्स की, मुस्लिम रूलर्स की एक ही मानसिकता थी, एक ही माइंड था कि हर कोई अपने धर्म को मान ले और शांति पूर्वक रहे। लेकिन लोगों को शांति बर्दाश्त नहीं है, अच्छाई बर्दाश्त नहीं है। उसके बाद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब हुआ, 19वीं शताब्दी जब चालू हुई, तब चीजें खराब होना चालू हुई। तो यहाँ तक मैं आपको ये बात क्लियर हो गई कि मुस्लिम्स हमेशा से काइंड रहे हैं यहूदियों के लिए। जो यहूदी पनपे हैं 800 साल 900 साल लगभग जो पनपे हैं ना, 1200 साल से लेकर 1900 साल तक बिल्कुल आराम से, बिना किसी अटैक के, बिना किसी नरसंहार और मैसेकर के, वो सिर्फ मुस्लिम रूलर के कारण ही रहे हैं। बाद में इन्हीं यहूदियों ने इन्हीं मुस्लिम की पीठ पे छुरा मारा और आज तक ये नरसंहार उनका करते आ रहे हैं। अब कैसे करते हैं 18वीं शताब्दी के एंड की और 19वीं शताब्दी की स्टार्टिंग की, जहां पर अब आ जाएगा इजराइल नाम का एक स्टेट, जहां पर आ जाएंगे अब यहूदी जो काफी पावरफुल हो जाएंगे। ब्रिटेन आ जाएगा, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आएगा, वर्ल्ड वॉर सेकंड आएगा, ये सब आपस में रिलेटेड हैं। 18वीं शताब्दी के एंड तक आते आते यहूदियों की जो डेवलपमेंट थी वो सोशल, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल लेवल पे बढ़ चुकी थी काफी, क्योंकि यहूदी धर्म एक प्रैक्टिकल रिलीजन है और ये एजुकेशन, साइंस और कृषि, एग्रीकल्चर पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करते हैं। ये कभी भी किसी को कन्वर्ट करने की बात नहीं करते हैं और ना ही ये कहते हैं कि आप कभी किसी को कन्वर्ट करो और किसी के भी आप प्रॉपर्टी पे या किसी भी चीज़ पे आप अपनी नज़र नहीं रख सकते। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए। तो वहाँ पर इन्होंने ये डिसाइड किया कि क्यों नहीं इस्लाम यहूदियों के लिए एक अलग स्टेट हो, एक ऐसा स्टेट हो जहाँ पे यहूदी ही रहें इस दुनिया में। और वो स्टेट कहाँ हो? वो स्टेट वो था जहाँ पे आज का पूरा इजराइल और आधा पैलेस्टीन, पूरा पैलेस्टीन है, जिसमें एक गाजा स्ट्रिप आती है, दूसरा वेस्टर्न बैंक आता है और थोड़ा बहुत पार्ट इजिप्ट का था। तो ये वाला पार्ट उन्होंने चुना। पर यही पार्ट उन्होंने क्यों चुना? क्या यहाँ पे जेरूसलम था? हाँ, एक कारण तो ये है, पर दूसरा कारण और है। इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। देखिए यहूदी धर्म की स्थापना कैसे हुई। मैं इन तीनों धर्मों के बारे में बताता हूँ, आप जानना जरूरी है। सबसे पहले और सबसे पायस जो प्रॉफिट माने जाते हैं वो माने जाते हैं प्रॉफिट इब्राहिम, जो तीनों ही धर्म के लिए एक्सट्रीमली पायस है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और यहूदियों के लिए। प्रॉफिट इब्राहिम के 2 लड़के हुए, बड़े लड़के थे इस्माइल, छोटे लड़के थे इसाक। इस्माइल के खानदान में कई सौ सालों बाद प्रॉफिट मोहम्मद पैदा हुए और जो इसाक थे उनके एक और आगे लड़का हुआ जिसका नाम था याकूब। याकूब का दूसरा नाम इजराइल भी था। याकूब के आगे 12 लड़के हुए। उन 12 लड़कों में से जो सबसे फेमस हुआ वो था यहूदा, जिसको जुदा भी कहा जाता था। तो यहूदा को फॉलो करने वाले लोग बने यहूदी। तो ये लोग यहूदी बने। ये लोग बेसिकली इजिप्ट के ऊपर वाले पार्ट में रहते थे, जेरूसलम के आसपास के पार्ट में रहते थे और वहां से ये लोग चले गए आपके इजिप्ट की तरफ। जो यहूदी जो यहूदा को फॉलो करने वाले थे वो जो इजिप्ट में गए, तो इजिप्ट में उस समय किंग जो थे इजिप्ट के थे बहुत पावरफुल थे, काफी बड़े लेवल पर उनके पास आर्मी वगैरह थी। तो उन्होंने इनको स्लेव्स बना के रखा। वो उनको या तो बोलते थे स्लेव्स या फिर वो इनको बोलते थे हिब्रूस। हिब्रू बेसिकली इजराइल की ही भाषा है, इजरायली भाषा को ही हिब्रू भाषा बोलते हैं। उसके बाद वहां पे पैदा हुए प्रॉफिट मूसा, जो कि तीनों ही धर्मों में बहुत पायस माने जाते हैं। प्रॉफिट मूसा को भी प्रॉफिट मोहम्मद की तरह रेवलेशन हुआ, डायरेक्ट गॉड से कनेक्ट हुआ और उनको भी एक फरिश्ते के द्वारा ही ये कनेक्शन हुआ। उस फरिश्ते का नाम था यहावी के द्वारा कनेक्शन हुआ और यहावी ने बोला कि तुम यहाँ से जितने भी यहूदा हैं इनको सबको लेके जाओ
अपनी जगह पे, दूसरी जगगह पे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा यहाँ का राजा नहीं करने देगा। तो उन्होंने बोला आप तो मेरा फरमान उनको बताओ, वो मानेंगे। तो उन्होंने बताया कि मुझे ऐसे यहाँ भी दिखे हैं। उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कौन यहाँ भी, हम नहीं जानते यहाँ भी कौन है। तो फिर जब प्रॉफिट मूसा ने उनको बताया कि ऐसा रिप्लाई किया है राजा ने, तो उन्होंने कहा कि चलो पहले मैं इनको ये बता दूं कि यहाँ भी है कौन। तो उन्होंने पूरा इस मिस्र खत्म कर दिया नेचुरल डिजास्टर से, महामारी होना, अकाल पड़ जाना, फसलें खत्म हो जाना, भूखमरी पड़ जाना, ये सब तरीके को यहूदा ने वहाँ पे किया। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर उनको जाने दिया। फिर वहाँ से जो सारे के सारे यहूदा निकले वो इधर की तरफ आए, इजराइल की तरफ। और वहाँ पर लिखते लिखते बीच में उनको पूरा पूरा रिवोल्यूशन मिलता रहा और वो अपनी स्क्रिप्ट्स लिखते चले गए। जब एंड में प्रॉफिट मोहम्मद का अंतिम समय था, जब वो मर रहे थे, तो यहोवा ने उनको प्रॉमिस किया कि जिस धरती की तरफ खड़े हो तुम, जिस धरती के तुम्हारा मुंह है, ये मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, ये मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि ये लैंड तुम्हारे लिए, यहूदों के लिए हमेशा रहेगा। यहाँ इस जगह पे, इस धरती पे यहूदी रह सकते हैं, जिसे कहा गया द प्रॉमिस लैंड। ये वही जगह है जो आज के टाइम पे पूरा इजराइल है, पूरे दोनों फिलिस्तीन पार्ट है, वेस्टर्न गाजा स्ट्रिप, वेस्टर्न बैंक, पूरा जॉर्डन जो एक अलग से मुस्लिम कंट्री है, पूरा जॉर्डन, और थोड़ा सा पार्ट इजिप्ट का भी। ये पूरा का पूरा लैंड प्रॉमिस लैंड था। इसलिए 1800 शताब्दी में जब यहूदियों ने कहा कि क्यों ना हमारे लिए एक यहूदा लैंड हो, एक जहाँ पे सिर्फ यूज रह सके, क्योंकि इनका नरसंहार बहुत हो चुका था बहुत पहले से, तो उन्होंने इसी जगह को, इजराइल को ही चुना, पैलेस्टीन को ही चुना, जो पैलेस्टीन पहले से था। इस कारण से ये चीजें इस तरह से आगे बढ़ती चली गई। अब जब ये लोग पावर में आ रहे थे, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि दो चीजें स्टार्ट हुई 19वीं शताब्दी आते आते, और इन दोनों चीजों ने हिस्ट्री और इंसान की लाइफ पलट के रख दी। ईश्वर पता नहीं क्या चाहता था, क्या नहीं चाहता था। क्रिस्टस जीसस क्राइस्ट का जो यहूदियों ने मारा, शायद उसकी सजा उनको आने वाले 1000 साल तक मिलेगी, शायद 9,000 साल तो हो ही चुके लगभग, और पता नहीं और कितनी सजा मिलने वाली है उन लोगों को। उन्होंने खैर बहुत बुरा भी किया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा उनका नरसंहार हुआ। कुछ सिचुएशन ही ऐसी बन गई। दो चीजें स्टार्ट हुई 19वीं शताब्दी आते आते, दो चीजें मेन स्टार्ट हुई। एक स्टार्ट हुआ एंटी जूइश मूवमेंट। ये स्टार्ट हुआ 1800 की एंड तक ये चालू हो चुका था, जिसमें कि यहूदियों को क्रिश्चियंस और दूसरे लोगों के द्वारा माना जाने लगा कि हमारी समस्या के कारण यही है, इनको अगर हम खत्म कर देंगे तो सब खत्म हो ठीक हो जाएगा। ये इस लायक ही नहीं कि इनके साथ रहा जाए, क्योंकि ये लोग बड़े स्ट्रॉन्ग थे पॉलिटिकली भी, सोशली भी, क्योंकि ये हमेशा से प्रैक्टिकल अप्रोच रखते थे। तो वहां पे एक तो ये मूवमेंट चालू हुआ। दूसरा चालू हुआ रेवोल्यूशन ऑफ ज़ायनिज्म, एक क्रांतिकारी रेवोल्यूशन ज़ायनिज्म चालू हुआ, जिसकी आइडियोलॉजी थी एक यहूदा देश बनाना, एक देश ऐसा बनाना जो यहूदियों के लिए हो। ये एक ऐसा आंदोलन था। इस आंदोलन के दो प्रमुख लोग थे जिनको कहा सकता है द फादर ऑफ ज़ायनिज्म रेवोल्यूशन। उनमें से एक हंगरी ऑस्ट्रेलिया से थे और दूसरे पैलेस्टीन में ही रहते थे। एक का नाम था एलिजा बेन यहूदा और दूसरे का नाम था थियोडन हर्जी। थियोडन हर्जी जो थे, इन्होंने सोशल लेवल पे काम किया, बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने एक किताब लिखी द स्टेट ऑफ जूइश, और इन्होंने वर्ल्ड लेवल पे एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस बनाई, स्टैब्लिश की। उसको उन्होंने नाम दिया ज़ायनिज्म कॉन्फ्रेंस। ज़ायनिज्म नाम क्यों दिया? क्योंकि ये सारा मूवमेंट ज़ायन शहर से चालू हुआ था, जेरूशलम के। तो जेरूशलम के ज़ायन शहर से चालू हुआ था, तो उन्होंने ज़ायनिज्म मूवमेंट को नाम दिया। ज़ायनिज्म कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड के सभी यहूदियों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। ऑब्वियसली वो काफी पावरफुल थे, उस समय पैसा भी था, पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट्स भी थे और सोशल कॉन्टेक्ट्स भी थे। और वहां पे उस ज़ायनिज्म कॉन्फ्रेंस के लिए उन्होंने एक एंथम को भी चूज किया, जो एंथम बाद में चल के आज के इजराइल का नेशनल एंथम बना। तो जो थियोडन हर्जी हैं, इनकी इजराइल में वैसी ही एक इमेज है जैसी इंडिया में रविंद्रनाथ टैगोर की है। अगर हम बात करते हैं एलिजा बेन यहूदा की, तो एलिजा बेन यहूदा ने ग्राउंड लेवल पे बहुत बड़े लेवल पे काम किया। दरअसल इन्होंने सारे यहूदियों को अलग अलग जगहों से इकट्ठा करके जेरूशलम में लाने का, और जो पैलेस्टीन था, जो आज इजराइल है, वहां लाने का काम किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने फर्स्ट वेव स्टार्ट की। फर्स्ट वेव कैसे स्टार्ट की? इन्होंने ये मूवमेंट दिया कि यहूदियों के लिए एक अपना देश होना चाहिए, अपना जगह होना चाहिए, जो उनकी अपनी ही भाषा हिब्रू में हो। इसके बेसिस पे इन्होंने कई काम किए। जो उनमें सबसे पहला काम था, तो इन्होंने एजुकेशन सेक्टर में किया। इन्होंने स्कूल खोले जो बेस्ड थे बेसिकली हिब्रू लैंग्वेज के ऊपर। इसके साथ साथ इन्होंने वहां पर एक सिटी भी बनाई, जो फर्स्ट जूइश सिटी थी, जिसका नाम था तल अवीव, और तल अवीव बाद में जाके आज के इजराइल की कैपिटल बनी। इन्होंने एक एग्रीकल्चर सिटी भी वहां पे डेवलप की, जो यहूदियों के लिए ही थी, हिब्रूज के लिए ही थी, जिसका नाम था किबिट्स। तो जिस कारण से इन्होंने लगभग 25 से 35 हजार जो यहूदी थे 1904 से 1914 के बीच में पैलेस्टीन में आकर रहने लग गए। उसके बाद तब तक रशिया में एंटी यहूदी मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका था और वहां में मैसेकर यहूदियों को होने लग गया था। तो सेकंड वेव तब बनी जब वहां से 40,000 यहूदी पैलेस्टीन में रहने आए।
क्योंकि रशिया में बेसिकली नरसंहार हो रहा था। ये सेकेंड वेव उसकी थी। अभी ये मोमेंट चल रहा है 1914 तक में। अब वर्ल्ड वॉर चालू हो चुका है 1914 से 1918 के बीच में। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो था वो ब्रिटेन ने जीता तो उसके अंदर जो इजराइल, जो आपके मुस्लिम शासक थे, जो पैलेस्टीन में बैठे हुए थे, उन्होंने उसको हरा दिया और पूरा पैलेस्टीन अपने कब्जे में ले लिया। ब्रिटेन में बहुत पावरफुल लेवल पे कुछ जोइस थे जो बिलियनियर थे, खरबपति थे, और अमेरिका में काफ़ी सारे थे जो खरबपति थे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में बहुत बड़े लेवल पे अमेरिका भी आगे उभर के आया और ब्रिटेन तो स्टार्टिंग से था ही। तब पूरी जान के साथ, पूरे जोश के साथ यहूदियों ने और इन ज़ायनिस्ट मूवमेंट को फॉलो करने वालों ने ब्रिटिश सरकार पे प्रेशर देना चालू किया कि आप हमारा सपोर्ट कीजिए और हमें अलाउ कीजिए कि हम अपने लिए एक स्टेट बनाए, स्टेट ऑफ जूइश बनाए, वहाँ पे आप हमें अलाउ कीजिए। तो इसको देखते देखते प्रेशर जब बहुत ज़्यादा हो गया ब्रिटेन के ऊपर, तो ब्रिटेन ने एक बेल्फर डिक्लेरेशन नाम का डिक्लेरेशन किया, जो कि वहाँ के होम सेक्रेटरी के नाम पे था। उन्होंने एक लेटर लॉर्ड रॉथस्child को दिया। लॉर्ड रॉथस्child एक जूइश लीडर थे ब्रिटिश जूइश कम्युनिटी के, जो ब्रिटेन में थे। ये एक बहुत बड़ी फिगर है रॉथस्child जो है, और शायद ये कहा भी जाता है इनके बारे में कि ये शायद वर्ल्ड के सबसे बड़े पावरफुल इंसान यही है, डोनाल्ड ट्रम्प या जॉय बिडेन नहीं, रॉथस्child फैमिली है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ कहूँगा नहीं अब, बिकॉज इसके बारे में स्टडी मैंने अभी तक नहीं की है, पर ऐसा कहा जाता है। तो उनको कहा गया रॉथस्child को, लॉर्ड रॉथस्child को, कि आप ये लेटर जाके ज़ायनिज्म फेडरेशन के स्टेज पे पढ़ दीजिए। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ये लेटर है। अब वो लेटर क्या कहता है आप वो देखिए। द लेटर इज अप्रूव बाय द कैबिनेट एंड हिज मैजेस्टी, कि मैजेस्टी वहाँ के किंग और कैबिनेट दोनों इसको अप्रूव कर रहे हैं, मतलब क्वीन। We are in the favor establishment in Palestine of a national home for the Jewish people। अब यहाँ पे इन्होंने लागू किया कि हम पैलेस्टीन में एक होम बन जाए, नेशनल होम बन जाए, यहूदियों का एक स्टेट बन जाए, यानी कि बट also said that ये इंपॉर्टेंट है जो सुनना है, nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of the existing non-Jewish community in Palestine। ऐसा कुछ ना किया जाए जिससे नॉन यहूदी लोग हैं जो पैलेस्टीन में रह रहे हैं, उनके किसी भी तरीके के धार्मिक या सोशल अधिकारों को ठेस पहुंचे। ये 1920 के आसपास की बात है। जैसे ही ये आया उस समय ये थी जी जड़ जहाँ पे यहूदी और मुस्लिम लड़ना चालू हो गए। लड़ेंगे ही, उनके घर में रह के, उनकी छत, उनकी पनाह के अंदर रह के पनप पे आप लोग, और उन्हीं को आप बोल रहे हो कि हमें अपनी जगह में से जगह दो। लेकिन इसराइल का कहना कुछ और है, वो कह रहा है ये तो प्रॉमिस लैंड है हमारा, प्रॉफिट मूसा को यहाँ वी ने प्रॉमिस किया था, आप कौन होते हो हमें देने वाले। वो ये कह रहे हैं, उसका अलग हिसाब किताब है। जेरूसलम के बारे में बाद में बताऊंगा मैं। 1920 में ये कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ, तो जैसे ये डिक्लेरेशन आया तो वहाँ पे लोग भड़क गए और उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट चालू कर दिया। वहाँ पे एक वायलेंट रॉयट चालू हो गए, दंगे चालू हो गए, इसमें काफ़ी लोगों को जान और माल की हानि हुई। आज 2023 है, 100 साल हो चुके हैं इस चीज़ को। बीच में कई युद्ध भी और लड़े इसराइल ने, उनके बारे में अभी बताऊँगा। कई पीस ट्रीटीज भी हुई, लगभग 2 पीस ट्रीटी तो ऐसी थी जो पैलेस्टीन और इसराइल के बीच में ऐसी हुई कि लगा था अब शांति हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए, अब सुलझ जाएगा सब कुछ। पर शायद अभी और फेस करना है यहूदियों को वहाँ पे, और शायद इस्लाम को और फेस करना भी प्रॉब्लम पैलेस्टीनियंस को, तो वो नहीं हो पाया कुछ भी। उसके बाद 1920 के बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड की तरफ चीज़ें बढ़ती चलेगी। 1934 के तक आते आते ये हुआ कि 1934 तक जितने भी यहूदी थे, क्योंकि ज़ायनिस्ट कॉन्फ्रेंस चल रहा था, तो उसके अंदर जितने भी यहूदी वर्ल्ड में थे सारे के सारे यरूशलेम में आना चालू कर दिया उन्होंने, पैलेस्टीन में आना चालू कर दिया उन्होंने। अब इससे जो इजिप्ट रूलर्स थे, जो इस्लामिक रूलर्स थे, इजिप्ट वगैरह बैठे थे, अरब लीग बना हुआ था जो, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। बहुत ज़्यादा उनका गुस्सा हुआ कि ये क्या है कि इतने सारे लोग हुए। अब उनकी तादाद बढ़ रही थी जो यहूदियों की। 1934 तक लगभग 31% यहूदी जवीश वहाँ पे हो चुके थे, जो कि 1800 की शताब्दी में लगभग 11% थे। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रेशर में आई फिर से, और उन्होंने फिर से एक और डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन किया। उन्होंने एक वाइट पेपर डॉक्यूमेंट रिलीज किया जो ये कहता था कि अब कोई भी यहूदी किसी भी तरीके से इसराइल यानी कि पैलेस्टीन में एंटर नहीं करेगा, उसे अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट तो ब्रिटिश की थी, वर्ल्ड वॉर जीत के थे पहले वो। इस बात से यहूदी लोग बहुत ज्यादा नाराज हो गए। पावर में तो थे ही वो थोड़े बहुत, लेकिन अब आप देखिए 1934 की बात है, यहीं से हिटलर पावर में आ चुका था। 1934 से ही आपका वर्ल्ड वॉर सेकंड चालू हो चुका था, और वहां जब ये बोला, ब्रिटेन ने तो बड़ा स्ट्रिक्टली उसको प्रोहिबिट किया, लेकिन उधर से वहां पे हिटलर मारना चालू कर दिया उसने यहूदियों को। तो विडंबना बड़ी खराब रही इनके साथ, सिचुएशन खराब रही। यहाँ पे परिस्थिति ऐसी बन गई, हिटलर में इतनी नफरत थी जूइश को लेके, और उसकी सेना में इतनी नफरत थी जूइश को लेके, जो बखान नहीं की जा सकती।
यूरोप में, ईस्ट यूरोप में 90 लाख यहूदी उस समय रहते थे, जिसमें से 60 लाख हिटलर ने मरवा दिए थे अलग अलग तरीके से। कुछ होलोकॉस्ट में, कुछ गैस चैम्बर्स में, कुछ मालगाड़ियों में भर भर के ले जाते थे, वो आग लगा देते थे। 60 लाख यहूदी एक इंसान ने मार दिए। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो इंडिया में है, क्रिकेट स्टेडियम, वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, उसकी जो टोटल सीटिंग है वो 1,20,000 है। ऐसे आप 40 स्टेडियम भर दो, 40 स्टेडियम, उससे भी ज्यादा, तो आप पूरा बनेगा 60 लाख के आसपास। सिर्फ 30 लाख यहूदी बचे थे, बाकी सारे यहूदी उसने मार दिए थे। बहुत बुरा हाल हुआ था। इसलिए यहूदी जैसे तैसे करके, लीगली इनलीगली, जैसे तैसे वो हर जगह से यहूदी वहां छोड़ के अपने लैंड जा रहा था, जो कि उनको पता था कि ज़ायनिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई है, इस तरीके से मूवमेंट चला है और वहां पे हमें जगह मिलेगी। तब ऊपर से वहां ब्रिटेन बैठा हुआ है, ब्रिटेन कह रहा है कि मैं आने नहीं दूंगा, तो वहां पर एक अटैक किया इजरायली यहूदियों ने। ये पहला टेररिस्ट अटैक था जी, जो यहूदियों ने किया, इस्लाम ने नहीं किया, मुस्लिम से नहीं किया। बेसिकली वहां पर जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी, ब्रिटेन के जो ऑफिशियल्स थे, वो एक होटल था, होटल डेविड, वहां से वो सारा ऑपरेट करते थे। तो यहाँ एक ग्रुप ने, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई इसराइल ने, उस इसराइल की ऑर्गेनाइजेशन ने, ग्रुप ने वहां पर अटैक किया, टेरर अटैक किया, और उसमें 91 एग्जीक्यूटिव मार दिए गए ब्रिटेन गवर्नमेंट के। जब ये हुआ तो ब्रिटेन गवर्नमेंट पूरे तरीके से हिल गई। ऊपर से वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे ब्रिटेन लोग, तख्ता वगैरह खत्म हो चुका था, उसका पैसा खत्म हो चुका था। हिटलर ने वाट लगा रखी थी उनके बम गिरा गिरा के। आधा लंदन इस समय अंडरग्राउंड मेट्रो में सो रहा था, केव्स में सो रहा था अंडरग्राउंड मेट्रो में, एंड सो ऑन। तब उन्होंने हाथ जोड़ दिया और कहा कि भैया हमारे बस का नहीं है, हम जा रहे हैं इस पैलेस्टीन को छोड़ के फॉर एवर। और उन्होंने ये कहा कि हम पैलेस्टीन छोड़ के चले जाएंगे 15 मई 1948 को। ये उन्होंने 1947 से बता दिया कि 1 साल के अंदर हम छोड़ के चले जाएंगे। और ये जो था आपका मामला, उन्होंने दे दिया, रेफर कर दिया यूएन को, यूनाइटेड नेशंस को। अब यूनाइटेड नेशन में भी बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है जूइश का, आज भी है, पहले भी था। तो यूनाइटेड नेशन ने एक डिक्लेरेशन पास किया, एक रेफरेंडम बनाया, रेफरेंडम नंबर 181, जिसमें 3 चीजें बोली। तो यूनाइटेड नेशन ने कहा कि हम 3 चीज में करेंगे। एक, द स्टेट ऑफ जूइश बनेगा, जिसको जूइश के लिए बनाया जाएगा। अभी तक नाम नहीं आया इसराइल का कहीं पे भी, आगे चल के आएगा। दूसरा, उन्होंने कहा स्टेट ऑफ पैलेस्टीन रहेगा, पैलेस्टीन लोगों के लिए, इस्लामिक लोगों के लिए। तीसरा, उन्होंने कहा जो जेरूसलम है वो यूएन के अंडर रहेगा। ये जो था तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये बहुत समझदारी का था। यूएन के अंडर रहेगा तो हर तीनों के तीनों धर्म, जिनके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है जेरूसलम, वो बरकरार रहेगा। अब इसराइली को तो ये मंजूर था, लेकिन पैलेस्टीनियों को ये मंजूर नहीं था, ना ही ये अरब नेशंस को मंजूर था। उनको ये अपनी इंसल्ट लगी, तो अरब लीग ने उसको नकार दिया। उसके बाद फिर से वहां पर दंगे होना चालू हुए। अब जब 15 मई 1948 को ब्रिटेन को जाना था, उससे एक दिन पहले ही 14 मई 1948 को वहां के जो ऑर्गेनाइजेशन के लीडर थे, डेविड नाम था उनका, उन्होंने द स्टेट ऑफ इजराइल डिक्लेयर कर दिया। जैसे ही उन्होंने स्टेट ऑफ डिक्लेयर किया, यूएनएन और यूएसएन ने उनको मान्यता दे दी और वो देश के नाम पे माना गया। और जो उसका बनाया गया मैप, वो मैप है ये, जिसमें पूरा पार्ट ऊपर का और नीचे का ये इजराइल का है, और इस जो साइड में पार्ट है दोनों के दोनों, ये पैलेस्टीन के हैं। अब यहाँ पे भी बहुत बड़ी पार्शियलिटी है, क्योंकि उनका दबदबा था, वहाँ पे बिलियनियर्स थे, कुछ जूइश, कुछ पॉलिटिक्स में थे, ब्रिटेन के भी थे और अमेरिका में थे, क्योंकि तो वर्ल्ड वॉर 2 में तो अमेरिका ही सबसे ऊपर पनप के आया था। तो देखा जाए तो ऊपर वाला पार्टी उनको मिलना चाहिए था, पर उन्होंने ऊपर और नीचे दोनों के पार्ट इजराइल को दे दिए, बिकॉज ऑफ द प्रेशर और पार्शियलिटी थी। और ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों को धमकी आई थी इजराइल के द्वारा, जो यूएन में वोटिंग हुई थी, उसमें से इंडिया ने भी वोटिंग की थी। तो इंडिया ने पैलेस्टीन के फेवर में, प्रधानमंत्री नेहरू जी थे उस समय में, तो उन्होंने यूएन के पैलेस्टीन के फेवर में और इसराइल के अगेंस्ट वोट किया था। ये गलत है पैलेस्टीनियों के साथ, जो था भी। उस समय ये वॉर होना चालू हो गई। एक वॉर चालू हुई अरब के लोगों के बीच में और इसराइल के बीच में, जो 1 साल तक चली, और 1 साल में अरब इसराइल उस वॉर को जीत गया। जैसे इसराइल उस वॉर को जीता, तो जो ये मैप आप देख रहे हो, ये जो मैप था, उसका भी कुछ पार्ट, वेस्ट बैंक का भी कुछ पार्ट, और लगभग जो आपका ये जो गाजा स्ट्रिप है उसका भी आधे से ज्यादा पार्ट फिर से इसराइल ने कब्जा कर लिया, और वो भी इसराइल में ही मिला लिया। अब ये जो वार इसराइल जीता, तो इसको लेके थोड़े लोग हैरान हुए कि सारी अरब की कंट्रीज, इसमें इजिप्ट इंक्लूड है, सीरिया इंक्लूड है, जॉर्डन इंक्लूड है, सऊदी अरेबिया इंक्लूड है पीछे से, और मेनली इराक इंक्लूड है, बाकी सब ने भी सपोर्ट किया। ये कैसे जीता? दरअसल ये वॉर इसराइल के लिए करो या मरो की बात थी, डू और डाई। क्योंकि अगर ये वॉर इसराइल हार जाता, तो इसराइल को ये पता था कि शायद इसके बाद यहूदी बचेंगे ही नहीं पूरी दुनिया में कहीं पर भी। और अभी अगर ये लैंड मिला तो मिला, फिर दोबारा कभी नहीं मिलेगा किसी भी यहूदी को कोई भी लैंड रहने के लिए। लेकिन वहाँ पे अरब कंट्री की बात करें तो उनके लिए एक शान की बात थी कि ऐसे कैसे हमारा लैंड ले लिया, तो हम दिखाएंगे।
तो कहीं ना कहीं वहां पर वो हारे। इसके बाद इजिप्ट काफी गुस्से में रहा और यहाँ से इसराइल वर्सेस अरब कंट्रीज की वॉर का सिलसिला चालू हो गया। जैसे तैसे करके उसने फिर से एक और मुद्दा उठाया इजिप्ट ने, जो कि था स्विस कैनाल का 1956 में, जिसमें कि उसने स्विस कैनाल को बंद करने की बात की और कहा कि इसराइल या किसी और कंट्री को मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सी रूट है पूरी कंट्रीज के लिए। तो वहां पे फिर से युद्ध हुआ इजिप्ट के बीच में और इसराइल के बीच में। एज ए रिजल्ट इसराइल जीता और उसकी जीतते ही उसने इजिप्ट का एक बड़ा पार्ट कैप्चर कर लिया अपनी सेना के साथ। इससे और अरब कंट्री भी गुस्से में आए। इजिप्ट को ये बात समझ में आई कि वो अकेला नहीं जीत पाएगा, तो उन लोगों ने लगभग 10 साल का और वेट किया और 1967 में एक बड़ी वॉर हुई इसराइल के बीच में और फिर से पूरी अरब कंट्रीज के बीच में। इस बार फ्रंट पे थी 3 कंट्रीज, जॉर्डन, सीरिया और इजिप्ट। इराक, सऊदी अरेबिया, लिबनन, ये सब पीछे से सपोर्ट कर रहे थे। इवन इराक ने अपनी सेना तक भेजी थी और वो खुद पर्सनली नहीं आया था, इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुआ था। 6 दिन तक ये युद्ध चला था और लगभग तय था कि इसराइल हारेगा, क्योंकि इस समय तक इन लोगों की ताकत बढ़ गई थी, इनके पास सेना पावरफुल थी, पैसा इनके पास ज्यादा था और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी थे। फिर भी 6 दिन के बाद इसराइल ये युद्ध जीत गया और यहाँ से पूरी दुनिया ने इसराइल का लोहा माना और ये माना गया कि इसराइल को हराना और उसकी युद्ध स्ट्रेटजीज को हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इसराइल इनविंसिबल है। ये बात लगभग तय हुई। 1967 के बाद जो इन अरब कंट्रीज के लोगों ने किया, उसने इस्लाम को पूरी दुनिया में बदनाम करवा दिया। अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी कि इन लोगों के बस का नहीं है जीतना इसराइल से, तो इन्होंने क्या किया कि युद्ध तो करने की हमें क्षमता रही नहीं कि हम जीत नहीं पा रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम छोटे मोटे काम करते हैं, जितना हो सके उतना पेन हम इसराइल को देंगे। तो इन्होंने जिहाद के नाम पे टेररिस्ट ग्रुप बनाना चालू कर दिया। जब कोई बड़ा व्यक्ति कोई गलत काम करता है, भले उस गलत काम से वो जीते या हारे, अगर हारता भी है तो भी फर्क नहीं पड़ता, बुराई होती है, फैलती है, तो वो जो गलत काम बड़े व्यक्ति ने करा है ना, वो कहीं ना कहीं ट्रेंड बनता है। यही हुआ सर। 1972 म्यूनिक ओलंपिक्स, इसको म्यूनिक मैसेकर के नाम से भी जाना जाता है, इन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, टेररिस्ट मिलिटेंट ग्रुप बनाया, जिसका नाम था ब्लैक फ्राइडे। 1972 में म्यूनिक जर्मनी में ओलंपिक्स हो रहे थे और वहां पे 11 एथलीट्स थे जो इसराइल की तरफ से थे, उनमें एक कोच भी इंक्लूड था। इन ब्लैक फ्राइडे ने वहां पर इन टेररिस्ट ने, यहाँ पे ये टोटल 8 टेररिस्ट थे इस ऑर्गेनाइजेशन में जो वहां गए थे इस मिशन पे। इन्होंने वो 11 लोगों को वहां पे किडनैप किया और अगले ही दिन मार दिया 11 लोगों को। ये लाइव टेलीकास्ट हुआ था, पहली बार पूरे वर्ल्ड ने टेररिस्ट नाम का वर्ड सुना था और टेररिज्म देखा था कैसा होता है, पूरे वर्ल्ड ने देखा था लाइव अपने टीवी पे। इस इंसिडेंट ने पूरे इसराइल को हरा दिया, अंदर तक हिला दिया इस पूरे इसराइल को। वहां पे काउंटर पार्ट में जर्मन पुलिस आई तो उन्होंने 5 आतंकियों को मार दिया और 3 उसमें अरेस्ट हो गए। इस बात से भी कहीं ना कहीं इसराइल लोग शांत हुए कि चलो ठीक है, 5 तो मर गए, 3 को सजाए मौत मिलेगी ही मिलेगी। पर ये एक बहुत ही बड़ा नरसंहार था, ये बहुत ही खराब था। इस समय में, जिस समय कोई वॉर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने ये हरकत की जिसका कोई लेना देना है ही नहीं वॉर से या नेशन से। अभी इस बात को 1 महीना भी नहीं हुआ था कि ब्लैक फ्राइडे ने फिर से एक जर्मनी का एयरप्लेन हाईजैक कर लिया, पैसेंजर से भरा हुआ, और डिमांड की उस पैसेंजर्स के बदले में 3 टेररिस्ट को छोड़ने की जो वहां पे म्यूनिक मैसेकर में पकड़े गए थे। जर्मन बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे, उनको अपने पैसेंजर, अपने सिविलियंस प्यारे थे, तो उन्होंने उनको रिहा कर दिया। अब यहाँ पर ये एक्सट्रीम हो चुका था इसराइल का। अब इसराइल ने कहा अब हम नहीं छोड़ेंगे। उस समय इसराइल की जो पीएम थी वो एक लेडी थी, गोल्ड ईरा थी, जिन्होंने डिसाइड किया कि चाहे कुछ हो जाए अब इसका बदला तो लिया जाएगा। जो इसराइल की बुक है, होली बुक है, उसे कहते हैं हिब्रूज बाइबल, वैसे ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है उसको। उसके अंदर एक स्क्रिप्ट है, उसके अंदर एक सेइंग है जो कहती है एन आई फॉर एन आई एंड अ टूथ फॉर अ टूथ। आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। हालांकि कुछ इजरायली लोग इसको मानते नहीं, कहते हैं बस ये ऐसा ही है, इसकी ऐसा वैल्यू नहीं है। तब उन्होंने वहां पे एक अपना संगठन बनाया, उसका नाम उन्होंने रखा मोसाद। अब आप सबको पता है मोसाद कितना बड़ा एक इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एजेंसी है इसराइल की, जो बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में। इन्होंने पूरी जांच पड़ताल की तो पाया कि इस मैसेकर्स में 30 लोग टोटल में निकले इनकी लिस्ट में, जिन्होंने टेररिस्ट का साथ दिया था और जो इन्वॉल्व थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इन्होंने 25 साल लगाए मोसाद ने, और 25 साल के अंदर अंदर सारे के सारे लोग पूरी दुनिया में कहीं पर भी सबको मार दिया। और मारा ही नहीं, इसके साथ साथ एक चीज और करते थे ये, जो मारने वाला व्यक्ति होता था उससे 1-2 घंटे पहले उस व्यक्ति के घर पे ये एक बुके और एक व्हाइट लेटर सेंड किया करते थे, जिस पे लिखा होता था वी जस्ट वांट टू रिमाइंड यू वी नेवर फॉरगेट एंड वी नेवर फॉरगिव। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हम ना तो कभी भूलते हैं और ना ही कभी माफ करते हैं। और उसके बाद 1-2 घंटे के अंदर व्यक्ति की मौत हो जाती थी। ये 1972 की बात है। उसके बाद 1973 में फिर से युद्ध हुआ, जो कि युद्ध था इजिप्ट सीरिया दोनों ने मिलकर किया इसराइल के बीच में, क्योंकि 1967 में इन दोनों ने अपना एक बड़ा पार्ट खो दिया था जो कि इसराइल ने कैप्चर कर लिया था।
एज ए रिजल्ट ये फिर से हार गए और बड़ा पार्ट इन्होंने खो दिया इसराइल के हाथों। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक प्लेन फिर से हाईजैक हुआ जिसको थंडरबोल्ट नाम का, ऑपरेशन थंडरबोल्ट नाम दिया गया, जो कि बहुत फेमस है। उसके ऊपर बहुत वीडियोस भी बनी हुई हैं, मूवीज भी बनी हुई है हॉलीवुड की। वहाँ पे फिर से हाईजैक करके लेके गए प्लेन को और फिर से वो इसराइल गई, वहाँ पे सेना छुड़वा के लेके आई। एक भी सोल्जर नहीं मरा, एक भी पैसेंजर उन्होंने नहीं मरने दिया। बस उनका जो कमांडेंट चीफ था इसराइल का वो मरा, जिनका नाम था जोनाथन नेतन्याहू, जो कि आज के जो प्रेसिडेंट हैं, पीएम है, प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के, उनके बड़े भाई थे बेंजामिन नेतन्याहू के। उसके बाद अब इजिप्ट को समझ में आ गया कि अगर मुझे तरक्की चाहिए तो मुझे पीस बरकरार करनी पड़ेगी। इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो गए इसराइल में, वहाँ उनसे बातचीत की, इसराइल की पार्लियामेंट में उन्होंने स्पीच दी और इजिप्ट ने पहली बार किसी इस्लामिक स्टेट ने पहली बार कंट्री ने इसराइल को मान्यता दी और बदले में इसराइल ने इजिप्ट को मान्यता दी और साथ ही साथ जितना भी लैंड इजिप्ट का 2 वॉर्स में इसराइल ने घेरा हुआ था वो वापस कर दिया। यहाँ से बात क्लियर है कि इजरायली पीस तो चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देन उसके बाद सब नॉर्मल रहा। 20 साल, लगभग 16 साल के बाद 1994 में जॉर्डन भी पीस ट्रीटी के लिए आया। उसमें इन्होंने इसराइल को हाथ मिलाया, इसराइल से को रिकग्नाइजेशन दे दी और इसराइल ने जॉर्डन को रिकग्नाइजेशन दे दी और ये पीस संगति हुई। अब जॉर्डन जो है बेसिकली वो पार्ट है जो यरूशलेम से लगा हुआ है, ये जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आधा यरूशलेम जो है इसराइल में है, आधा बचा हुआ बेसिकली आपका जॉर्डन की साइड पड़ता है। और यरूशलेम को कंट्रोल करने वाला जो यरूशलेम में बेसिकली टेंपल माउंट है, उसको जो कंट्रोल किया जाता है वो जॉर्डन की पुलिस के द्वारा ही उसकी सेफ्टी दी जाती है। तो जब जॉर्डन से हाथ मिलाया तो वहां पर बेसिकली एज अ पीस जेस्चर इसराइल ने कहा कि आप एक पीएलओ की स्थापना कीजिए, जो कि पैलेस्टीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पहले गाजा स्ट्रिप और वेस्टर्न बैंक को कंट्रोल करेगी पूरी तरीके से हमारे इंटरफेयर के बिना। आपका जेस्चर था, पीस जेस्चर था, तो पीएलओ बनाया गया और पीएलओ ने मान्यता दी इसराइल को, इसराइल ने मान्यता दी पीएलओ को, यानी कि पीएलओ पैलेस्टीन ने मान लिया कि हाँ इसराइल है एक देश और इसराइल ने माना कि हाँ पैलेस्टीन एक देश है, अपना देश चलाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े टाइम बाद पीएलओ ने पीएनए बनाया, पैलेस्टीन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और फिर उसको रूल करना चालू किया। इसके अलावा एक भी संधि हो रही जो बिगेस्ट पीस फेलियर था, जो कि 1999 में डिसाइड किया गया और सन 2000 में 3 देशों के जो बड़े बड़े लोग थे वो मिले। वहाँ के एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर मिले इसराइल के, और प्रेसिडेंट थे अमेरिका के बिल क्लिंटन थे उस समय के, और जो पीएलए है उनके जो हेड थे यासिर, ये तीनों मिले। और वहाँ के उस समय पीएम ने जो इसराइल के थे उन्होंने 3 ऑफर दिए। पहला, आप 100% गाजा स्ट्रिप का कंट्रोल ले लीजिए हमारी तरफ से, 90% कंट्रोल ले लीजिए वेस्ट बैंक का, और यरूशलेम को एक म्यूचुअल कैपिटल बना दीजिए जिससे कि सब कुछ नॉर्मल चले और पीस के साथ हम सब रहे। सब ने इस पे सहमति भी जताई तीनों ने, लेकिन तीनों के तीनों लोग कहीं, स्पेशली दोनों लोग, पीएलए के जो यासीर थे वो और जो प्रेसिडेंट के पीएम थे वो कहीं ना कहीं लोगों के रिएक्शन से डरे हुए थे और उनको लगा था कि लोग बहुत भड़क जाएंगे इससे, दोनों ही तरफ के, और कहीं ना कहीं उनकी जान में बात आ सकती है, तो उन्होंने इस पे उनसे ड्रॉबैक कर लिया, हट गए। ये माना जाता है कि ये पीस ट्रीटी हमेशा के लिए पीस बरकरार कर सकती थी दोनों ही देशों में, पैलेस्टीन में भी और इसराइल में भी, पर शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था, ये नहीं हो पाया। आज के हालात आपके सामने हैं। 2023 चल रहा है और वॉर चल रही है इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में, लेकिन मैं उससे पहले बता दूं 2021 में भी बहुत बड़ा अटैक हुआ था, जिसमें बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट में पैलेस्टीन लोगों को मारा गया था इसराइल के द्वारा, क्योंकि हमेशा पहल पैलेस्टीन की तरफ से ही हुई है, इसराइल ने पहल नहीं की है। दरअसल ये हमास कहाँ से आया, हमास कहाँ से एग्जिस्टेंस में आया वो देख लीजिए। 2021 के इलेक्शंस होने वाले थे, पैलेस्टीन नेशनल अथॉरिटी जो था उससे कहीं ज्यादा प्रचलित हमास हो चुका था, स्पेशली गाजा स्ट्रिप में। ये एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी थी वहां की, काफी ज्यादा फेमस हो चुका था, और ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि आने वाले इलेक्शन में जो है हमास जीतने वाला है और पीएनए हारने वाला है। लेकिन उसी समय एक छोटे से दंगे फैल गए यरूशलेम के एक पार्ट में, जो कि थे वहां के मुस्लिम के बीच में और वहां की इसराइल की जो फोर्सेस थी उसके बीच में, जहां पे गलती मुस्लिम्स की नहीं थी, गलती पे इसराइली लोग ही थे। दरअसल 1890 में कभी किसी इसराइली ने वहां के मुस्लिम से, ईस्ट यरूशलेम में एक एरिया पड़ता है शेख जर्रा, वो मुस्लिम ही रहते हैं वहाँ पे। मैंने बताया था कि क्वार्टर बनाए थे ऑटोमन ने, एक क्वार्टर में मुस्लिम रहते थे, एक क्वार्टर में क्रिश्चियन। शेख जर्रा नाम की जगह है जो कि मुस्लिम एरिया ही है। वहाँ पे 1890 के आसपास कभी किसी लोग इसराइलियों ने वहाँ से प्रॉपर्टी ली होगी, तो वो डॉक्यूमेंट जैसे तैसे करके इसराइल के एग्जिस्टिंग पावरफुल लोगों के हाथ में लग गए। वो डॉक्यूमेंट वो कोर्ट में ले गए, कोर्ट में उन्होंने कहा कि या तो इनको खाली करवाओ जमीन या हमें रेंट दिलवाओ। अब खाली तो क्या ही करवाते, इतने सालों से रह रहे हैं, तो उन्होंने कहा रेंट दो। यहाँ से मुस्लिम भड़क गए कि रेंट क्यों दे भाई,
जब हम अपने हक की बात इजराइल में नहीं कर सकते, क्योंकि इजराइल आपने कैप्चर कर लिया, हालांकि वो पहले तो पैलेस्टीन था, तो आप अपने हक की बात यरूशलेम में कैसे कर सकते हो, जहाँ पे बेसिकली मुस्लिम बहुमत एरिया है। तो वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही थे, पर इजराइल का थोड़ा राज है तो वो अपनी मर्जी चला रहा है। मोर ओवर फिर उन्होंने वहाँ पे शोभा यात्रा निकाली अपनी, बेसिकली विक्ट्री डे मनाते हैं वो, क्योंकि लास्ट टाइम 96 में वॉर विने थे, तो वो जानबूझकर उन्होंने और यरूशलेम की सिटी से निकाली। तनाव तो बना ही हुआ था, एज अ रिजल्ट वहाँ पे मुसलमानों ने इनको स्टोन पेल्टिंग करना चालू कर दिया, और स्टोन पेल्टिंग के अगेंस्ट जो इन्होंने रिप्लाई किया वो ज़्यादा बड़ा हो गया। बेसिकली पहली बार ऐसा हुआ कि जो टेम्पल माउंट था, हरम अल शरीफ जिसको बोलते हैं मुस्लिम्स, उसके अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि इजरायली पुलिस उसके अंदर घुस गई। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि टेम्पल माउंट पे इजरायली फोर्सेस गई हो, क्योंकि वो जॉर्डन की पुलिस के द्वारा ही उसको कंट्रोल किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। और उन्होंने अल अक्सा मॉस्क का जो चैम्बर था उसको कैप्चर कर लिया। यहाँ पर हमस ने कहा कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से खाली कर दीजिए चैम्बर्स को भी और टेम्पल माउंट को भी, वरना हम अटैक करेंगे। इजरायली पुलिस ने इसको लाइट में लिया, उन्होंने इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, तो एज अ रिजल्ट हमास ने अटैक किया। तो वहां पे 2021 में इस तरह से दंगे भड़के थे, और आज 2023 तो आपने देखा ही है कि कितना बुरा हाल चल रहा है। अब रिजल्ट क्या है, गलत कौन है, पैलेस्टीन गलत है या इजराइल गलत है? स्टार्टिंग में देखा जाए तो इजराइल ही था, क्योंकि उसने सारा कब्जा कर लिया अपनी पावर बना के। लेकिन 1947 में जब इजराइल बना तो पार्टीशन दो देशों का दो अलग अलग जगह पे हुआ। एक ब्रिटेन ने पार्टीशन किया पैलेस्टीन का, जो कि पैलेस्टीन और इजराइल के रूप में बनाया। एक इंडिया का पार्टीशन किया गया था ब्रिटेन के द्वारा, जो कि 3 कंट्री में डिवाइड किया था उसको, तो एक इंडिया, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। लेकिन 1947 से लेकर अब तक इंडिया सिर्फ अपने ऊपर ही फोकस्ड है, अपने आप को सक्सेस बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, अपनी डेवलपमेंट की कोशिश किया। उसने कभी भी ये नहीं करा कि मैं पाकिस्तान को वापस ले लूँ, बांग्लादेश को वापस ले लूँ। हम तो दूरी भले भैया, हम अपना अच्छा कर ले, यही बहुत है हमारे लिए। लेकिन ये दो कंट्री का उल्टा ही हाल है, पाकिस्तान का और पैलेस्टीन का। ये हमेशा वही लगे रहे युद्ध करने, हमें वापस चाहिए, हमें वापस चाहिए। जो एग्जिस्टिंग इतना बड़ा इनके पास एरिया था, जो इन्होंने बार बार युद्ध करके छोटा कर लिया। गाजा काफी बड़ा एरिया था सर, गाजा स्ट्रिप नामात्र है। गाजा स्ट्रिप का जो टोटल स्क्वायर एरिया है वो मात्र 365 किलोमीटर स्क्वायर का है। दिल्ली सिटी का जो किलोमीटर स्क्वायर का एरिया वो है 1500 किलोमीटर स्क्वायर का। ये सिर्फ और सिर्फ ये मुस्लिम जो लीग बैठे हुए ना, वहाँ पे अरब कंट्री बैठे हुए, इनकी अकड़ के कारण हुआ है सारा का सारा। बार बार युद्ध किए इन लोगों ने, और युद्ध में नहीं जीत पाए तो इन्होंने टेररिस्ट ग्रुप बनाया, इन्होंने पूरा इस्लाम को बदनाम कर दिया जगह जगह पे। अब जब सब कुछ नॉर्मल था तो तब भी इन्होंने अटैक किया, हमास ने अब फिर दोबारा अटैक किया। अटैक में आप देखिए कितने लोग मर गए, कितने लोगों की जान चली गई दोनों तरफ से। हमास के टेररिस्ट ने लोगों को हर तरीके से मारा है। इन्होंने लैंड से गए, ये इन्होंने मिसाइलें दागी हैं, 5-5 हजार इन्होंने रॉकेट डाल दिए। वो तो उनका आयरन ड्रोव है, वरना पूरा इजराइल खत्म हो जाता। और यही नहीं, ये तो पैराग्लाइडिंग से भी नीचे आए हैं, और लोग बाग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, सारे मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं। करेंगे ही जब चीज ध्यान से नहीं देखेंगे तो। इन्होंने लोगों को काटा है वहां पे, मुस्लिम और इजरायली लोग औरतों को काट के उन्होंने बिना कपड़ों के पूरे इजराइल में घुमाए लोगों ने। क्या है ये, आप भड़काई तो रहे हो। एक डेवलप कंट्री के अगेंस्ट आप ये ऐसे हरकतें कर रहे हो तो वो आपको छोड़ेगा क्या? फिर आप पीस कैसे, फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला आपको मर्जी दिखाएगा? उसके बाद जब उन्होंने जब इजराइल ने वॉर को डिक्लेयर कर दिया कि हम वॉर के साथ हैं गाजा के साथ, तो ये लोग फिर आपका इमोशनल कार्ड प्ले करते, विक्टिम कार्ड प्ले करते घूम रहे हैं पूरी दुनिया में। जितनी भी वीडियो देख लीजिए पैलेस्टाइन के लोगों की, कितनी वीडियो अभी हाल ही में बम गिरा है हॉस्पिटल के ऊपर, काफी लोग मरे हैं, पीएम मोदी ने भी उसको क्रिटिसाइज किया है, और वो बहुत बुरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर, बहुत बुरा है वो। लेकिन आप जितने भी लोगों को देखेंगे ना, सारे लोग यही बोल रहे हैं विक्टिम्स वहाँ के, कि मैं चाहता हूँ कि अरब लोग हमें देखें, मैं चाहता कि अरब लोग हमें सुने कि हम कैसे यहाँ मर रहे हैं बिना पानी के, बिना बिजली के, बिना खाने के। अरब लोगों को, ये अरब लोगों को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अरब लोग ही उनको भड़काने वाले थे स्टार्टिंग से। ये अरब लोग ही हैं जो उनको वेपन्स वगैरह सप्लाई कर रहे हैं। अरब लोग ही जिन्होंने हमास को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि उन्होंने 5000 रॉकेट इजराइल पर डाल दिए। एक डेवलप कंट्री को सब मान चुके हैं। एक रोचक बात और बताया था इसको, पूरा वर्ल्ड इजराइल को मान्यता दे चुका है, मान चुका है, लेकिन 2 महान कंट्रीज ऐसी जिन्होंने अभी तक ये नहीं माना कि इजराइल है ही नहीं। वो कहते हैं इजराइल एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। एक तो हमारा महान पड़ोसी है पाकिस्तान, और दूसरा अफगानिस्तान। बाकी सब मान चुके हैं इसको। तो ये था टोटल इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन। काफ़ी ज़्यादा स्टडी करने के बाद मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है, आपके लिए, मतलब हर उस व्यक्ति के लिए जो जानना चाहता है, और जानना भी जरूरी है कि इजराइल और पैलेस्टीन में युद्ध क्यों है और क्या चीज़ें चल रही हैं। आप अपना दिमाग लगाइए और उसको देखिए। मैंने बिल्कुल वो चीज़ें बताई हैं जो सच थी। यरूशलेम के बारे में इतना नहीं बताया मैंने इस वीडियो में। अगर आप कहेंगे तो यरूशलेम के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, पर आप इतना जान लीजिए कि यरूशलेम तीनों ही धर्मों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि किसी ने किसी धर्म के तोड़ के अपना उसके ऊपर कुछ मस्जिद बना लिया, या अपना उसके ऊपर कुछ अपना यहूदियों का टेम्पल बना दिया, या क्रिश्चियंस ने अपनी कोई चर्च बना दी। और ऑटोमेटिकली इनके पायस प्लेसेस अलग अलग है। बस यहूदी और जो मुस्लिम्स हैं उनके बीच में थोड़ा सा ये है कि माउंटेन टेम्पल दोनों के
जो पायस प्लेसेस हैं दोनों के दोनों बरकरार हैं। वीडियो को वॉच करते रहिए, कमेंट्स कीजिए आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता है। और अगर आप कोई भी वीडियो आप जानना चाहते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप कमेंट कीजिए, हम आपके लिए वो वीडियो पूरी डिटेल के साथ प्रैक्टिकल होने के साथ लेके आएंगे, चाहे हमें उसके लिए इतनी मर्जी स्टडी करनी पड़े। टेक केयर।